बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज फिर चंद अहम खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे सियासत के मैदान पर, जहां कुछ अहम पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की कुर्बतों में हायल जो रुकावटें थीं वो दूर करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है। इस मामले पर कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक। जी फ़हीम, ये बताइएगा कि आखिरकार हतमी मुलाकात तय पा गई है, कब तक ये मुलाकात मुतवक्के है? जी बिल्कुल फरजाना, ये मामला बड़ा अहम और दिलचस्प है क्योंकि माजी में एक दूसरे की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो अब एक प्लेटफार्म के ऊपर आने को तैयार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इत्तेहाद के हवाले से जो कुछ रुकावटें थीं वो अब दूर हो रही हैं। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, बिलखसूस उसमें असद कैसर, उमर अयूब और जो दीगर PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। और उस मुलाकात में वो जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने यहाँ पर ब्रेक की थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने 3 अहम शराइत और मुतालबात जो हैं वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने रखे कि जब तक ये 3 मुतालबात और जो 3 एतराज़ात हैं वो दूर नहीं किए जाती और ये 3 शराइत जब तक तस्लीम नहीं की जाती तब तक बातचीत बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान ने उस मुलाकात के अंदर ये भी कहा था कि ख़दशा है कि जो हमारी डिमांड्स हैं या जो शराइत हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक नहीं पहुँचाए जा रहे। तो अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चंद दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने टेलीफोनिक रब्ता किया और इस रब्ते में असद कैसर ने बताया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और उस कमेटी को ये मैंडेट दे दिया है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, जो शराइत हैं वो ना सिर्फ दूर किए जाएंगे एतराज़, बल्कि उनकी शराइत के ऊपर काम भी किया जाएगा। अच्छा। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान की शराइत दूर करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी बड़ा मुस्बत किस्म का जो रद्द अमल है वो दिया गया असद कैसर को, और इस बात के ऊपर इतफाक़ किया गया कि इस हफ्ते या फिर कमिंग वीक में जो मुलाकात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की डेलीगेशन के दरमियान होगी। और इस मुलाकात में अगर इत्तेहाद हो जाता है और एक अलायंस बन जाता है तो फिर जो जलसों का कल्चर होगा उसमें तहरीक इंसाफ के जलसों का कल्चर का रंग नजर नहीं आना चाहिए। तो अब इन 3 एतराज़ात को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार हो चुकी है और जल्द जो मुलाकात है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी रिहाइशगाह के ऊपर होगी। और इसमें अगर इत्तफाक की राय हो जाता है और तमाम तर मामला तय पा जाते हैं तो PTI इस हद तक भी तैयार है कि एक रिटन मुआहदा जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा। अच्छा। और ये सारा मुआहदा ऑफ द रिकॉर्ड होगा। अच्छा फ़हीम, तो क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्या मौलाना के खदशात इस बार दूर कर दिए जाएंगे? ये खदशात तो पहले से हैं। देखें, जो मेरे ज़राए हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, मैंने उनसे भी ये बात कंफर्म की कि क्या मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो एतराज़ात अपने उन्होंने दिए हैं ये पहले से थे या फिर इन्होंने अचानक ये मुतालबात पेश किए हैं। तो उनका कहना था कि जब से ही तहरीक इंसाफ और हमारे दरमियान राब्ते हुए हैं तो ये जो 3 मामलात हैं इनके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि इसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। और जो जमीयत उलमा इस्लाम की जमात है बतौर जमात उनकी, उसकी तरफ से भी यही बातें की गई थी कि हमने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। खैबर पख्तूनख्वा में हम उनकी शुरू से मुखालफत करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान ही असल में इंतखाबी मुकाबला और लड़ाई होती है। तो हम अगर जमात को या अपने कारकुनान को बताने के लिए भी कुछ हूँ, उन्होंने कहा कि हम फिर इस बात के ऊपर इतफाक़ हुआ कि इन 3 इश्यूज़ के ऊपर अगर बातचीत होती है तो फिर हम अपने कारकुनान को और वर्कर्स को ये बात समझा देंगे। क्योंकि JUI का भी ये कहना है कि हमारा मकसद PTI का और JUI का इस वक्त जो सिनारियो है उसमें हमारा मकसद एक है कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी मुखालफत की जाए, आइन की बालादस्ती की बात की जाए, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और जो मुबैना इंतखाबी धांधली है उसकी तहकीकात कराकर जो हकीकी मैंडेट जिसको मिला है उसको इक़्तिदार सौंपने की बात की जा रही है। अच्छा फ़हीम, ये इत्तेहाद जो होने जा रहा है, अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो ये इत्तेहाद हुकूमत को कितना टफ टाइम देगा? देखें, इस वक्त
अगर आप देखें तो अपोजिशन डिवाइड है। फरजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गो के पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप शामिल हैं। लेकिन अभी भी जो एक बड़ी जमात है अपोजिशन की, नंबर गेम के हवाले से भी देखें, पार्लिमान के अंदर भी उनकी नुमाइंदगी देखें, तो जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी अगर पहलू से देखें या पस मंज़र से देखें तो उसका इत्तेहाद में आना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, GDA, मुस्लिम लीग फंक्शनल वगैरह, मतलब उनका भी एक पेज के ऊपर आना ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान और GDA के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कुर्बत है। आम इंतखाबात 2024 के फौरी बाद जो सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया वो भी GDA के प्लेटफॉर्म से किया गया था सिंध में। तो JUI समेत GDA का भी इत्तेहाद में आना ज़रूरी है। और जब तक अपोजिशन एक पेज के ऊपर नहीं होगी तब तक इनके लिए जो हुकूमत के लिए मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा परेशान को नहीं होंगे। लेकिन एक पेज के ऊपर जब अपोजिशन आ जाएगी तब फिर हुकूमत के लिए शदीद परेशानी होगी। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी सियासी जमातें हैं वो अगर दो सूबे मिलकर पार्लियामेंट में और सेनेट में, बिल्कुल कौमी असम्बली और सेनेट में जब इनकी मुखालफत करेंगे तो हालात ख़राब भी होंगे। अच्छा फ़हीम, परेशानी भी होगी। कुछ अरसा पहले की अगर हालात देखे जाएं तो बानी PTI इत्तेहाद के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रहा है बानी PTI का। अब इस नरमी की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, चंद रोज़ पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने भी कुछ बातें की हैं और उससे पहले भी जो मुलाकात करके आते हैं तो भी पैगाम यही दिया जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल का सामना है उसमें जो मैंडेट रखने वाली जमात है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, आइन के ऊपर अमल करना चाहिए, इंसानी हकूक़ हों या फिर साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात हों, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। तो बानी PTI का ये कहना है कि इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान है अगर वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और अगर वो एक बड़ी आवाज़, मौसर आवाज़ हैं, अगर उनके साथ भी इत्तेहाद बनता है तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। और जब उनको बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है और फिर अपनी पार्टी रहनुमाओं को कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता करें। लेकिन जब रब्ता हुआ PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान तो फिर ये तीन डिमांड्स रखी गई थी और वो डिमांड्स जो हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक नहीं पहुंचाई गई थी, क्योंकि PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है वो ये कहती है कि इत्तेहाद जो है वो गैर मशरूत होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन JUI का ये समझना है कि हमने अपने कारकुनों को कुछ ना कुछ तो बताना है कि हमने एक्सट्रीम लेवल की मुखालफत की है। अभी 1 साल सवा साल पहले तक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहादी हुकूमत में थे, लेकिन अब इलेक्शंस के बाद वो इत्तेहाद में नहीं हैं और अब जिस जमात को बिल्कुल फ़हीम, कारकुनान के हवाले से भी डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन एक और चीज जो है अब उनके साथ वो ये है कि क्या मौलाना की तरह PTI के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे? मौलाना ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, क्या PTI के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई शराइत थी जो मौलाना के सामने रखी गई हैं? देखिए, PTI की तरफ से ऐसा कोई इतनी बड़ी शर्त जो है वो सामने नहीं आई। सिर्फ ये बात की गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हम भी गैर मशरूत तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, आप भी गैर मशरूत तौर पर आगे बढ़ें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान दरअसल अगर बात करें तो वो फेस सेविंग की तलाश में थे कि हम अपने वर्कर्स को क्या बताएंगे कि इतने अरसे पुरानी जो हमारी मुखालफत है फिर हम उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे। खैर, अब रास्ता यही निकाला गया था कि ये जो 3 बड़े मामला थे उसके ऊपर अगर PTI की तरफ से तहरीरी तौर पर वजाहत आ जाती है या यकीन दहानी आ जाती है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये बड़ी और अहम पेशरफ्त है क्योंकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी है और उस कमेटी में तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा हैं वो शामिल हैं। ये बानी PTI के बिहाफ के ऊपर मुआहदा भी करेंगे। ये नाजरीन, इत्तेहाद तो शायद सियासी शफा का बायस बन ही जाए, लेकिन कुछ और भी है जिसके लिए शफा दरकार है, उस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मुल्क में तेजी से फैलते हुए हेपेटाइटिस मर्ज की।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से मुताल्लिक जो है वो बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान अब पहले नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। मर्ज का महंगा इलाज और महंगी अद्वियात गरीब आवाम के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। मुमताज, बताइए अंदर की खबर क्या है और ये मामला क्या है, आखिर इतनी तेजी से क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। ये हेपेटाइटिस की जो बात है ये इंतहाई तशवीशनाक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, अगरचे ये पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए भी ये हालत जो है तशवीशनाक होती जा रही है कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी में जो मरीजों की तादाद है उस लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि बजाय इसके कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया, सूबे की सतह पर भी ऐसे कई प्रोग्राम चले, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो नंबर है हेपेटाइटिस में वो पहला है। और जो तरक्की पजीर और जो पसमानदा ममालिक हैं उससे भी पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है। मतलब मरीजों की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है। इंडिया की मिसाल ले लें, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और इस किस्म के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे इतनी ज्यादा सूरत हाल तशवीशनाक नहीं जितनी पाकिस्तान में है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में मरीजों की जो कुल तादाद है वो 88 लाख तक पहुंच चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। यहाँ मरीजों की जो तादाद है वो 17 लाख तक पहुंच गई है। इसमें 10,000 जो हैं वो हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं और 7 लाख जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं। हेपेटाइटिस सी का मरीज बनना तशवीशनाक इसलिए है कि अगर बर वक्त तशखीस ना हो और इलाज ना हो तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये मरज जो है ये चूंकि इससे टीबी के बाद दूसरा बड़ा मरज है जिसे गरीबों की बीमारी का नाम दिया जाता है। अच्छा। और आमतम गरीब लोग ही इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बदकिस्मती से ये सूरत हाल है कि मरीजों के लिए मुफ्त न तो तशखीस की सहूलत दस्तयाब है इसकी और न ही इसकी महंगे अद्वियात बर्दाश्त करना इन मरीजों की बस की बात है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे सेहत इंसाफ कार्ड तो मौजूद है जिसमें बड़े बड़े जो अमराज हैं उसका इलाज होता है, लेकिन बदकिस्मती से हेपेटाइटिस जो है वो मरज है कि जिसका सेहत इंसाफ कार्ड में भी उस पर इलाज मुमकिन नहीं है और ये उस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं है सिरे से। पहले जब विफाक की जानिब से प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था तो 2019 के बाद विफाक की जानिब से इसकी तशखीस की जो मुफ्त तशखीस होती थी मरीजों की और या फिर अद्वियात की जो फराहमी का जो सिलसिला था वो 2019 ही में बंद हो गया था। बाद में खैबर पख्तूनख्वा को बड़े पापड़ मिलने पड़े, लेकिन उस वक्त ये था जी बिल्कुल तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाती थी। इसकी वजह ये थी कि इस मरज के जो अद्वियात के जो अखराजात हैं हम वो उसकी तशखीसी जो किट्स है उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ अगर अद्वियात की बात कर लें तो कम से कम जो इसके अखराजात हैं माहाना तो वो 10,000 रुपए आते हैं। मतलब इलाज जब एक दफा तशखीस हो जाए तो उसके बाद जो यहाँ पे जो आम जो मजदूरकार लोग होते हैं और या जो सैलरीड क्लास होती है तो उनके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अलावा भी उसके अखराजात आते हैं हॉस्पिटल्स में और डॉक्टरों की फीस के अलावा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था उससे ये मुफ्त अद्वियात दी जाती थी, लेकिन 2019 में ये उसी वक्त स्टॉप हो गया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उस वक्त तो ये था कि कुछ अस्पतालों में चूंकि अद्वियात होती थी तो इजाफा होता जा रहा है, तो अब हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए क्यों कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? अब फरजाना जो मेन जो स्टोरी है वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो उसके तहत जो मरीजों को अद्वियात और मुफ्त किट्स और मुफ्त तशखीस का प्रोग्राम रुक गया तो चाहिए था कि 2019 के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास काफी मौके थे कि वो इसको या तो सेहत इंसाफ कार्ड में शामिल कर देते और या फिर कोई ऐसा ठोस लाएअमल बनाते कि इन मरीजों का भला होता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसे उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया और फिर जब मरकज को ये कहा गया कि आप अपने
नहीं, बिल्कुल ये सेहत इंसाफ कार्ड में भी शामिल नहीं है और हॉस्पिटल्स में भी इसकी मुफ्त इलाज का कोई तस्वर नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तरीकाकार नहीं है। क्या कोई वजह दी गई है कि उससे सेहत कार्ड में क्यों शामिल नहीं किया गया है? जी, वजह ये थी कि चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी ये प्रोग्राम शुरू था और इस प्रोग्राम के जो HR के अखराजात यानी जो तनख्वाहें थी और जो दफातर थे, तमाम इसके मेरा ख्याल 36 दफातर हैं पूरे सूबे में, तो उसकी तनख्वाहें भी होती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें होती हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था जिसके मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है और उसको तनख्वाहें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही की जानिब से दी गई। मरकज ने जो विफाक ने उस पर जो PC1 बनाया गया था उस पर यह ऑब्जर्वेशन लगाई कि जब तक सूबा इसमें 50% खुद नहीं डालेगा हम इनको फंड्स नहीं दे सकते। लेकिन ये उनका जो एतराज़ था वो गलत इसलिए था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहले ही से 50% से ज्यादा शेयर इस प्रोग्राम में जा रहा है, यानी जो दफातर के खर्चे हैं, जो इसके अमले के खर्चे हैं, जो इस प्रोग्राम से वाबस्ता अफसरान हैं उनके खर्चे हैं, वो 50% से ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद जो PC1 है उसकी मंजूरी नहीं दी गई। अब दोबारा इस PC1 को रिवाइज फॉर्म में भेज दिया गया है मरकज में और सूबाई सतह पे भी कोशिश की जा रही है कि इसको अपने तौर पे इसके लिए कुछ वो कर ले। लेकिन इसमें जो एक मेन चीज है वो ये है कि जब तक इसका मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला जाता तब तक मरीज जो है इसी तरह से रोलते रहेंगे। अब जो गरीब मरीज है साथ ही रहिए, इसी पर बात करने की डॉक्टर तारिक हयात जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेपेटाइटिस प्रोग्राम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि क्या इस प्रोग्राम के तहत दोबारा इलाज और मुफ्त तशखीस जो है वो मुमकिन है, कोई इम्कान उसका है, या फिर जो इलाज नहीं कर सकते, लाखों रुपए उनके पास नहीं है, वो लोग कहाँ जाएं? बिल्कुल जी, आपने जिस तरह कहा PC1 हमारा अप्रूव हो चुका है लास्ट जुलाई में, लेकिन आपको पता है चूँकि सूबे में इस वक्त फाइनेंशियल कुछ इस तरह क्राइसिस चल रहे थे ड्यूरिंग केयर टेकर गवर्नमेंट भी और उसके बाद भी अभी तक मतलब वो हालात नहीं हुए जो पहले थे। तो गवर्नमेंट जो है उनके साथ रिपीटेडली ये इशू जो है हेपेटाइटिस की मेडिसिन का और डायग्नोस्टिक्स का ये डिस्कस हुआ है और मतलब कल भी हमारी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है, मिनिस्टर हेल्थ के साथ, एंड वो बहुत पॉजिटिव है इंशाल्लाह। सेक्रेटरी हेल्थ इज़ अवेयर ऑफ इट, DG हेल्थ इज़ अवेयर ऑफ इट। इश्यूज़ जो चल रहे थे वो उनके सामने डिस्कस कर दिए गए हैं एंड दे आर वेरी पॉजिटिव एनफ के मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो है वो इसमें हमें रिलीफ मिलेगा, फंड्स मिलेंगे हमें। इसके अलावा हम जो हैं पार्टनर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ने हमारे साथ कमिट किया है कि इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग देम अंडर वन रूफ और हमारे साथ कोऑपरेशन इसमें करेंगे। लास्ट टाइम इस तरह है कि 2019 तक जो प्राइम मिनिस्टर का हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो चल रहा था, फिर 2019 में उनके फंड्स जो हैं वो स्टॉप हो गए थे। अभी 2023 से दोबारा वो स्टार्ट उन्होंने PC1 सबमिट किया हुआ है, दैट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस। एक्नेक को इंशाल्लाह बहुत जल्द पेश होगा और इंशाल्लाह वो अप्रूव हो गए, वो हमें एडिशनल रिलीफ मिलेगा हेपेटाइटिस के सिलसिले में। PC1 में हमारे साथ तकरीबन इस वक्त हेपेटाइटिस के लिए स्पेसिफिकली 313.2 मिलियन रुपए का एस्टिमेट इसकी मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के लिए लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ तकरीबन हम स्क्रीनिंग जो 2024 की शुरुआत तक कर चुके हैं, दैट इज़ अराउंड 17 लाख के करीब फिगर है और अभी तक हमारे साथ अवेटेड ट्रीटमेंट जो हैं जो जनवरी 2024 से लेके अभी तक जमा हैं वो कोई 10,000 जो हैं वो हेपेटाइटिस B के हैं और कोई 7,000 के करीब हेपेटाइटिस C के हैं। फिलहाल इमरजेंसी जो वर्स्ट सिचुएशन के मरीज़ होते हैं उनको और ऑलरेडी जिनको जो मेडिसिन पे होते हैं उनको हम मेडिसिन स्टॉप होने नहीं दे रहे, उनके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि जहाँ से भी हों। जो अभी कुछ अर्सा पहले हमने DG हेल्थ के प्रोग्राम जो है टॉपिंग अप उससे जो था वो उसमें मदद ली थी उनसे मेडिसिन के लिए, इसलिए जब रिक्वायर्ड होता है तो इवन हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी इसमें मदद ली है, उन्होंने भी हमें मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स इसमें दिए हुए हैं। 2023 में जो लोन बेसिस हमें दिए हुए थे मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स वो अभी तक जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे साथ स्टॉक पे पड़े हुए हैं और हम इनको ज़रूरत के मुताबिक बहुत एहतियात से यूज़ कर रहे हैं। वॉर फुटिंग बेसिस पे हम लगे हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ को पहुँच सकें, उनको रिलीफ दे सकें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनकरीब गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर खासकर लगा हुआ है और अनकरीब इंशाल्लाह हम जो है इन लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। प्रपोजल ज़ेर गौर हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं थैलेसीमिया को भी कल मिनिस्टर साहब के साथ इस पर डिस्कशन हुई है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि इन्हें सेहत कार्ड में इंक्लूड कर लिया जाए, उसके लिए जो है उसकी मीटिंग बुलवा ली गई और इंशाल्लाह अनकरीब हम इसके बारे में हम भी इंक्लूड होंगे और हमें पता चल जाएगा कि आया इंक्लूडेड हैं या नहीं है। नाज़रीन, सेहत को लाहिक अमराज तो फिर भी काबिल इलाज हैं, लेकिन बीमार मुल्क की
हालात की सेहतयाबी अब भी मुमकिन नजर नहीं आ रही है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मंडी जब बनाई जाती है ऑब्वियसली एक फिक्स्ड रेट जो है वो भी बताया जाता होगा कि इतना फिक्स्ड रेट है, इतनी फीस है, तो डिफाइन किए जाते होंगे। तो क्या वो फिक्स्ड रेट डिफाइंड नहीं थे जो जायद वसूलियां की जा रही थी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले ये कि मंडी में जो फैसिलिटीज़ फराहम करने की जिम्मेदारी है वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी की है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी कोई चीज़ फ्री नहीं किसी को दे रही, वो हर चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हैं और वो पैसे वसूल कौन कर रहा है? ठेकेदार। अब अरबों रुपए के आप हर साल ये शोर मचाया जाता है कैटल मैनेजमेंट कंपनी की तारीफ से कि हमने फलां ठेका 2 अरब में दे दिया, फलाना 50 करोड़ में दे दिया, उस शहर का हमने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। आपने अरबों रुपया कमा लिया, लेकिन किसी मंडी में कोई भी सिस्टम वो बनाया ही नहीं गया, सिर्फ मैनुअल सिस्टम है। लोगों को आप उमूमन अब मंडी पे जाएंगे तो इनके स्टाफ के हाथ में छड़ियाँ होंगी और वो लोगों को आगे पीछे कर रहे होंगे। अरबों रुपए इकट्ठे करने वाला अदारा अभी तक ना तो अपने अंदर कोई सिस्टम बना सका है, ना व्यापारियों की सहूलत के लिए कुछ कर सका है। सिर्फ जिसका जो दिल करता है वहां पर उतने पैसे वसूल कर लेता है और किसी किस्म के रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। अमूमन वहां पर बैनर लगाए जाते हैं, उनकी जानिब से एहतजाज किया जाता है व्यापारियों की जानिब से और किसाबों की जानिब से, जो कि अमूमन जो है वहां का विजिट करते हैं और वो यही शिकायत करते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम अभी तक ना कैटल मैनेजमेंट कंपनी सिस्टम तो नहीं है। फहीम, ठीक है, एक तरफ व्यापारी जो है वो अपना रोना तो रो ही रहे हैं, उनसे तो फीस वसूल की जाती है, लेकिन जो शहरी जाते हैं उनसे किस बात की फीस वसूल की जा रही है? वो अलग रो रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ से गाड़ी, जिस गाड़ी में उन्होंने लेके जाना है जानवर, एक जानवर अगर आप लेने के लिए मंडी जाते हैं तो उस जानवर ने वापस उन्होंने किसी न किसी गाड़ी पर लेके आना है। वो जो गाड़ी उसने एंटर करनी है मंडी के अंदर, उस गाड़ी वाले को भी 500 रुपया देना पड़ेगा। जब अगर आपने जानवर लेके बाहर निकलना है तो वो कहते हैं जी कि हम तो फीस नहीं लेते। भाई, जिस गाड़ी के ऊपर जानवर लोड होकर वापस आ रहा है आप उसका तो 500 रुपया ले रहे हैं ना। तो अगर आप उसको, अगर आपने इसी तरह के पैसे बढ़ाने हैं तो ये खुद साख्त है एक के जोर पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हर दफ़ा जो है जैसे ही ईद आती है तो ये कहा जाता है जी कि टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, बाहर आने के कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है। अभी भी 300 रुपया जो है वो फीस वसूल की जाती है और साथ किया जाता है। अच्छा फहीम, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मैनेजर ऑपरेशंस शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी कैसर हबीब साहब ने। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर साहब, ये कहिएगा, व्यापारी भी रो रहे हैं, शहरी भी रो रहे हैं, उनसे जायद और नाजायज वसूलियां की जा रही हैं फीस के नाम पर। चारपाई तक बिछाने की जो है फीस वसूल की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस तमाम मामले के ऊपर? जी शुक्रिया मौका देने का। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं, एज पर शेड्यूल रेट है जो हमारी कंपनी की तरफ से अप्रूव्ड है और उनके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड फीस है उससे कहीं ज्यादा हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वो तो बारहाल ये शिकायत कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विजिट कर सकते हैं कैटल मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, हमारे शेड्यूल रेट्स हैं, वही चार्ज किए जा रहे हैं। हमारी टीम्स बैठी हैं और अगर कोई शिकायत आती है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। कैसर साहब, यहाँ तक कहा जा रहा है कि चारपाई बिछाने की भी फीस ली जा रही है। नहीं मिस, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके पास जो आपने जो SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक आप 400 रुपया जो है वो मंडी के अंदर फीस वसूल नहीं कर रहे। 400 रुपया किस चीज का? चारपाई बिछाने का 400 रुपया नहीं है वहाँ पे। अगर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी आपके ऊपर आपके नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा है 300 रुपया जानवर तंदी की फीस 300 रुपया नहीं वसूल की जा रही। जी बिल्कुल, वो शेड्यूल फीस है, बिल्कुल ऐसा है। तो सर, हम यही तो कह रहे हैं कि जब एक जानवर मंडी में आता है और जानवर मंडी से आके जब बाहर निकलता है तो सरकारी फीस जो है उस जानवर के ऊपर जो है वो आपकी 1300 रुपये बनती है। और अमूमन जो है बड़े जानवर पे लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हमें 1800-2000 रुपये तो मंडी के एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, तो जानवर ने तो महंगा होना ही होना है। सर, ये सारी फीस आप हटा भी लेंगे तो जानवर बिल्कुल महंगा ही रहोगे, क्योंकि महंगाई है। उसमें हमारी फीस का या टैक्सेस का कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। सारे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमें भी रेवेन्यू जनरेट करना है, हमारे अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो मीट करने होते हैं और ये बिल्कुल मिनिमम टैक्सेस हैं। ये कुछ ज्यादा टैक्सेस नहीं है, बिलो 1% टोटल कॉस्ट ऑफ एनिमल है, इससे ज्यादा नहीं होगा सर।
सर ये बताएं कि आपके अक्सर उमूमन शिकायत वहाँ पर पुलिस की जानिब से, आप लोगों की जानिब से बुलाया जाता है, वहाँ पे उमूमन लड़ाई होती है कि जब जानवर मंडी से बाहर निकलता है तो तब भी वहाँ पर फीस वसूल की जाती है, 300 रुपया वसूल की जाती है। आम शहरी अगर गाड़ी लेकर अंदर जाता है अपना जानवर लोड करवाने के लिए, उससे भी फीस वसूल की जाती है। तो ये फीसें तो फिर गैर कानूनी हुई ना कि जो एक जानवर लेने जा रहा है वो भी एक अपनी गाड़ी जा रहा है लेके, तो उसके ऊपर भी आप अपनी फीस वसूल कर रहे हैं। सर जो आप संदी फीस बात कर रहे हैं वो 300 रुपया बड़े जानवर की है जिसमें कट्टा बच्चा होता है, 100 रुपया छोटे जानवर की है जिसमें बकरा और छतरा होता है। और सर ये अप्रूव्ड रेट्स है और ये मंडी के अंदर ये वसूल की जाती है। तो ये शहरियों के ऊपर भी अप्लाई होते हैं कैसर साहब? मैम जो एक बकरा लेके जा रहा है, 2 लेके जा रहा है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। सर ये किस तरह आपके जो वहाँ पे ठेकेदार हैं वो उसका स्टाफ बैठा हुआ है, वो तो किसी की सुनते नहीं, वो कहते हैं जी कि आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी तो पैसे दे के निकलेगी। नहीं सर, ऐसा इसमें हमारा पूरा कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम है। अगर कोई भी शहरी को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो हमें इत्तला कर सकते हैं। और आपने किस तरह के किसी शिकायत के ऊपर एक्शन लिया है कि आपके पास कोई शिकायत आई है? क्योंकि हमारे पास तो मुतअद्दिद आई हैं और आप लोगों के इल्म में है कि वहाँ पर जानवर बाहर लेके जाने के भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। नहीं सर, बाहर आप दोबारा एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि बाहर लेके जाने की ये संदी फीस है जो कि अप्रूव्ड है। लेकिन कैसर साहब इस हवाले से व्यापारियों ने शिकायत की है, शहरियों ने शिकायत की है। व्यापारी कहते हैं कि हमसे जायद फीसें वसूल की जा रही हैं। अच्छा नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं। चले अगर हम आपकी बात को मान भी लें कि जायद फीसें वसूल नहीं की जा रही है, फिक्स्ड फीसेज हैं। आपकी टीम विजिट करे तो इंशाल्लाह वो उसको देखेंगे कि बड़े बेहतरीन इंतजाम है और कोई ओवरचार्जिंग नहीं। लेकिन यही बात मैं आपसे करने वाली हूँ कैसर साहब, चले मान लिया कि वो फिक्स्ड रेट हैं जो आप उनसे फीस वसूल कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये चीज भी कही जा रही है कि सहूलियात का फुकदान है, पानी तक पीने को मुयसर नहीं है इतनी चिलचिलाती धूप में भी। मैम हमारे जो शाहपुर मंडी में ना 2 हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और इसके अलावा हमने 9 वाटर कूलर, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर हमने लगाए हैं और ये बिल्कुल वाफिर मिकदार में पानी है और इसमें कोई मसला नहीं है। और ये पानी जो है उनको कीमत के एवज दिया जाता है? वहाँ पे लोगों ने ट्यूबवेल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसर साहब वहाँ पर लोगों ने जो व्यापारी आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मोटर लगाते हैं, मोटर लगा के हम अपना पानी जो लेकर आते हैं, जिसने मोटर नहीं लगाई हुई उसको पानी जो है लेके आने के लिए वहाँ से उनको लिए उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, उनको देने पड़ रहे हैं जिन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल बोर करवाए हुए हैं, बगैर पैसे दिए कोई पानी नहीं दे रहा जानवरों के लिए। ऐसा नहीं है, मोटरें लगी हुई हैं सर, वो एनिमल के लिए है सर, वो सर इसके लिए नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। तो सर वही बात कर रहे हैं ना, वो जो पानी जानवर पी रहे हैं वो भी तो खरीद के पी रहे हैं ना। नहीं सर, हमारे पास तो वाटर ट्रक्स मौजूद है, 13 वाटर ट्रक्स हैं और हर पाड़े में अपनी इंडिपेंडेंट मोटर लगी हुई है, तो कोई पानी क्यों खरीद के पी लाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, आपने मुकम्मल सहूलियात जो है वो दी हुई हैं। एनिमल जो टेम्परेरी शेड्स हैं उनपे 150 के करीब वाटर मोटर है और हमारे पास 16 वाटर ट्रक्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें तो कोई मसला भी नहीं। लेकिन व्यापारी ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जो उनको फीस वसूल नहीं अगर देता, उस चीज के ऊपर एतराज उठाता है तो उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो ऐसी भी FIR मुझे दिखा सके तो मैं उस पर जवाब दूंगा। कैसर साहब अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें आपने गैर कानूनी तौर पर 40-50 लोगों के नाम नामालूम में डालकर लोगों को अंदर करवाया है, क्या वो FIR नहीं हुई 2-3 दिन पहले जिसमें आपने एक FIR दर्ज करवाई है जिसमें आपने 3 लोगों को नामजद किया, 50 लोगों को नामालूम करार दिया और उसमें 8-10 लोग नामालूम में शामिल होकर पूरा दिन वो थाने में गुजार के आए हैं? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक इलीगल मंडी है जिसके खिलाफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर साहब फैक्ट्री साहब के ऑर्डर पे ये एक्शन हुआ है। इलीगल कैटल मार्केट थी वो हमारी मंडी के बाहर, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। उस इलीगल कैटल मार्केट की वजह से हमारा मंडी का सारा ट्रैफिक सिस्टम चौक हो जाता था, मुल्तान रोड चौक हो जाती थी। उसके खिलाफ सर एक्शन हुआ है, उसको बंद किया गया, उसी की FIR करवाई गई है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें कोई मसला भी नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसी FIR में आपने नामालूम लोगों में अपने व्यापारियों के नाम डालकर दिए हैं। नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया, 100% मेरिट पे सर वो केस है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर हबीब साहब, आप अपने मौक़िफ़ से हमें कर रहे थे। फ़हीम, आपने भी उनकी बात सुनी और इस हवाले से उनका यही कहना था कि पूरी तरह सहूलियात दी जा रही हैं और वो कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है और ज़ायद फ़ीसें भी वसूल नहीं की जा रही हैं। क्या आप समझते हैं वाकई ये सही है? मैडम, इन्होंने तो यही कहना है कि वहाँ पर सब कुछ एज़ पर रोल मॉडल चल रहा है। वहाँ पर बड़े जानवरों की फ़ीस जो है वो भी कई दफ़ा 700, 800, 800, 1000 रुपये तक वसूल की जाती है। बुध के रोज़ वहाँ पर अगर जाएँ जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आए हुए होते हैं, पर्चियाँ लेकर पैसे वसूल करके पर्ची बाहर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी तरह जब जानवर बाहर लेके जा रहे हैं उससे भी पैसे वसूल करते हैं, उधर से उसी वक्त पर्ची। अहम खबरों पर जो पुरअसर तबसरे और गहरे तज्ज़िये आपने देखे, आपको वो कैसे लगे? आपका फीडबैक इस हवाले से हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।